हाय दोस्तों, हाउ यू ऑल। मैम की क्लासेस हो गई हैं और उन क्लासेस से तुमको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। मैम ने भी बहुत कुछ बताया है। शी इज़ वेरी पैशनेट टीचर यार। एंड बहुत लकी होगी केमिस्ट्री ऐसे टीचर से मिली है। चलिए तो अब फिजिक्स की अपन शुरुआत करें। पहली क्लास है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कई बार कि अभी नया नया है और एनर्जी भी फुल होती है यार जब अपनी नई क्लासेस होती है ना। मतलब मुझे अच्छे से इमेजिन कर सकता हूँ मैं कि जब पहली क्लास होती है तो अपन कितनी एनर्जी के साथ जाते हैं उस क्लास में और क्या सोच होती है अपनी। तो उम्मीद है कि उसी एनर्जी के साथ तुम अपनी सीट पर बैठे होगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक साइंस स्ट्रीम के मेंबर की तरह, उस कम्युनिटी का एक अच्छा मेंबर होने के नाते मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ इस फिजिक्स के वर्ल्ड में। और जिस दिन से तुमने ये सोचा था, इनफैक्ट अब जब तुमने ले ही लिया है, तो तुम एक बहुत ही बड़ी फैमिली के मेंबर हो। अब आज के बाद कभी मत बोलना कि मेरी फैमिली में सिर्फ इतने ही मेंबर हैं। तुम्हारी फैमिली में अब इस समय इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। और ये कुछ फैमिली मेंबर्स की फोटो है तुम्हारे। तो यू आर रियली अ वेरी लकी पर्सन कि आप इस फैमिली के पार्ट हो। आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर वर्ल्ड इस समय किसी की तरफ देख रहा है तो वो इन्हीं लोगों की तरफ है कि भाई कहीं से कोरोना का एक वैक्सीन ही निकाल के दे दो यार, कुछ तो करके दे दो हमको, है ना। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, चीजों को देखने की नजरिया बदलने की जरूरत है। तो वेलकम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। इनफैक्ट हम फिजिक्स है क्या हमारे लिए, ये तो एक नेचर है, नेचर की स्टडी है। और मजा आता है जब नेचर की हम स्टडी करते हैं। खैर, तो हमारी पहली क्लास है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। मैं अर्पित जैन, दुनिया फिजिक्स बाबा भी बोलती है। और हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स को एक नए अंदाज में, एक अलग ही अंदाज में। हम अपने नजरिया बदलेंगे और नज़ारे बदल जाएंगे। आज की क्लास में मैं उसकी कुछ झलक तुमको दिखा दूंगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और हम क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस जर्नी में। तो सबसे पहला जो चीज आती है दिमाग में वो ये है कि हम देख तो ले हमें पढ़ना क्या है। इस पर बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, दिमाग में भी चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी चल रहे हैं कि कितना सिलेबस आया है, हमारा क्या है सिलेबस। दोस्तों, सिलेबस अगर कम भी हो ना तब भी मैं तुमको एक बहुत अच्छी दोस्त के नाते एडवाइस दे रहा हूँ कि कंप्लीट पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हें एक कंप्लीट नॉलेज देगा। आज सिनारियो अलग है बट आगे जाके जब बदलेगा तो भाई चीजें फिर से बैक टू नॉर्मल होगी। और सारी इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें है तो तुम उन लोगों से बहुत आगे होगे जो लोग इस समय थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन से अपना काम चला रहे हैं। तो यार अगर उस पर चलना है तो अपन इसी गाइडलाइन पर चलें कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है। और इस सिलेबस को अगर तुम्हें देखना है तो भाई तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही वेबसाइट है जो सारी चीजें दे रही है ना। तुम्हारे लिए जो सिलेबस है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, एंड दैट वेबसाइट इज cbse.nic.in। सारी चीजें आपको इसी पर मिल जाएंगी। ऑल्दो जैसी बाकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं बहुत हौच पौच टाइप की, आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी इस पर। बट इसमें वेबसाइट मत जाना, सिलेबस में जाना, करिकुलम में जाना, फिर सिलेबस मिलेगा। उसमें तुम देखोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। अब आते हैं अपन लोग कि इस बार हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, कैसे किस बुक से पढ़ना है उस पर वो अगला क्वेश्चन है, बट पढ़ना क्या है पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो भाई, फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट, हम यूनिट वाइज बात करें, चैप्टर्स ज्यादा होंगे, यूनिट्स कम लगती हैं। 10 यूनिट्स पढ़नी है, मैं तो यही सोच के चलता हूँ कि भाई मुझे आप 10 यूनिट्स पढ़ा दो, दैट्स इट। टारगेट 10 का है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बस कहानी खत्म। देखो कैसे, फिजिकल वर्ल्ड बहुत बढ़िया चैप्टर है। शुरुआत ऐसा चैप्टर है ये जो मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो शुरू होता है तो खत्म ही नहीं होता। क्योंकि हर चैप्टर में हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी, और जब यूनिट होगी तो आप फिर से यूनिट की बात करोगे, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करोगे, एरर की बातें करोगे, जब न्यूमेरिकल की बातें करोगे, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, बहुत सो ऑन सो ऑन सो ऑन, बहुत सारी बातें बताऊंगा बाद में। देन हम आते हैं किनेमैटिक्स पर। भाई जब आप किनेमैटिक्स की बातें करोगे तो यहाँ पर चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, मैं हायाबुसा की बातें कर सकता हूँ, मैं एयरप्लेन की बातें कर सकता हूँ, मैं फाइटर प्लेन की बातें कर सकता हूँ, मैं बोफोर्स की बातें कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम इस चैप्टर में, हम करेंगे करेंगे, ये प्रॉमिस है।
प्रॉमिस है, ठीक है। देन लॉज ऑफ मोशन तुम्हारा थर्ड यूनिट है। लॉज ऑफ मोशन मतलब जब मैं ये बात करूंगा कि मुझे धक्का किसने दिया, मतलब कॉज ऑफ मोशन की बातें करेंगे। जब हम अचानक से बस चलना स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ क्यों हो रहे हैं, तुमको लग रहा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ सुना सुना है, हमारे पुराने टीचर ने हमें बताया होगा। चीजें देखने के नजरिए बदलेंगे, मैंने कहा ना, चीजें बहुत सारी आएंगी, बट तुम देखने का नजरिया बदलोगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ यार एक्चुअली में ये फिजिक्स है। अभी थोड़ी देर के अंदर पता चल जाएगा वैसे तुम्हें। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये हमारे पास है फोर्थ यूनिट। ये भी ऐसी यूनिट है जिसमें कभी शुरू होने के बाद, कॉन्सेप्ट्स आने के बाद इसको तुम करते चले जाओगे, खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। देन वी हैव मोशन ऑफ सिस्टम एंड ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन इन शॉर्ट अगर मैं तुमसे कहूं तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो ड्रॉपर से पूछ लो, 12th वाले से पूछ लो, जो करंट 11th में उनसे पूछ लो, मतलब तुमसे पूछ लो, सबको ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट नहीं, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कितनी सारी चीजें तुम्हारे सामने रोटेशनल मोशन कर रही हैं। ग्रेविटेशन, ओ माय गॉड, ये चैप्टर तो यार, ग्रेविटी मूवी देखी क्या 400 करोड़ की? नहीं देखी? देखना जरूर, है ना। ग्रेविटेशन प्यार हो जाएगा, किसको किसको मन नहीं करता कि मैं जाऊं और टेलीस्कोप से देखूं कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती होगी, आउटर स्पेस कैसा होगा। हबल्स के बारे में सबने सुना है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ग्रेविटेशन से, एस्ट्रोनॉट्स भाई, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो स्पेस सूट पहनकर मैं स्पेस वॉक करने कब जाऊंगा, शायद किस्मत में हो, शायद किस्मत में ना हो, बट हर एक इंसान वो सपना देखता है मोस्टली, है ना। नहीं तो फिर अभी कमेंट में बोलोगे हमारा हमारा सपना ये नहीं है, हमारा नहीं है। हाँ कोई नहीं, मतलब मोस्टली की बातें कर रहे हैं बाबा जी। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, हीट की बातें करेंगे अपन, जहां अपन सिस्टम की बातें करेंगे, जहां अपन बात करेंगे कि अचानक से कोई टायर बस्ट होता है तो वो जगह ठंडी क्यों हो जाती है। हम बात करेंगे कि हम बहुत देर से अगर एयर को पुश कर रहे थे किसी टायर के अंदर तो वो नोजल गर्म क्यों हो गया। हम आइसोथर्मल, मतलब जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ऐसी चीजों की बातें क्यों करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, ऑसिलेशन एंड वेव्स, केटीजी, ये सब यूनिट जो है इनके अंदर एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे हम बात करेंगे कि अगर ब्रिज के ऊपर से जब वॉक करते हुए सोल्जर्स निकलते हैं तो बोला जाता है आप अपने स्टेप्स ब्रेक करो, मतलब वो एक साथ चलते हैं ना, वन लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो उनसे बोला जाता है कि आप ब्रेक कर दो इस स्टेप्स को। क्यों ब्रेक कर दो? ओपेरा सिंगर के बारे में सुना, मतलब वही वाला कुछ ऐसे ही समथिंग, अपन तो गा नहीं सकते यार, वो टैलेंट है, बट जब ओपेरा सिंगर्स गाते हैं ना तो कहा जाता है कि जो डेस्क पर रखे हुए ग्लास है ना, वो ग्लास तक ब्रेक हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है उनकी आवाज में, ऐसा क्या है उनकी वॉइस में, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इतने सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब पेंडुलम क्लॉक के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, क्यों हम उसके अंदर इन्वार का मटेरियल यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अपन बात कर सकते हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। तो ये 11 की फिजिक्स है दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ 11 की फिजिक्स ऐसी है जिसको तुम देख सकते हो, और जो चीजें देख सकते हो उसको सीख और अच्छे से सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। तो ये तो हुआ इंट्रो अपने सिलेबस के बारे में कि भाई हमारे सिलेबस में है क्या। नाउ कमिंग टू कि जो दूसरा तुम्हारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मैं कौन सी बुक्स को प्रेफर करूं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, तुम किसी से भी बात करो, आज तक तुम करते क्या आ रहे थे यार? एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, जरूरी है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ। इनफैक्ट हमें लगाना है, हम लगाएंगे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। हाँ ऑब्वियसली कुछ जो है थोड़े से ऑब्सोलेट टाइप के हटाना है जिनको, उनको हम हटा देंगे। देन कमिंग टू कि मैं कौन सी बुक को प्रेफर करूं, तो यार देखो, तुम एस एल अरोरा पे जाओ, या प्रदीप पर जाओ, या दिनेश पर जाओ, या एबीसी पर जाओ, या कॉम्प्रिहेंसिव पे जाओ, या एनी गुड रेफरेंस बुक। मेरे पड़ोस वाले ने मुझे लास्ट ईयर वाली बुक दे दी, मुझे अच्छी लग रही है सर वो बुक, मैं क्या यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? बिल्कुल करो यार, यूज ही तो करने के लिए है वो बुक। और सारी रेफरेंस बुक्स में जो थ्योरी पार्ट है, देखो कॉन्सेप्ट तो वही होगा ना, तुमको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चीजें चाहिए, बाकी थ्योरी तो तुम्हें डीएससी से मिल ही जाएगी। तो भाई थ्योरी जब मिल रही है तुमको जरूरत ही नहीं है, फिर भी अगर पढ़ना हो तो इनमें से कोई सी भी बुक पढ़ो, काम की ही है। क्योंकि और कहीं ना कहीं कोई ना, अब जब मैं कोई न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तुम कहोगे सर ये तो एसएल में है, फिर एक बोलेगा नहीं ये प्रदीप में है, तो यार देखो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस का तो चलता ही है, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही है। हाँ नाउ अपने गॉडफादर आ गए हैं, इनका नाम है एच सी वर्मा, प्रोफेसर एच सी वर्मा। भाई इनका तो नाम लेना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सच में लिविंग लेजेंड है ये। मेरा इनसे मुलाकात हुई है, मुझे इनसे मिलने का मौका मिला है।
डाउन टू अर्थ पर्सन है और जिस तरह का नॉलेज है मतलब नेक्स्ट लेवल है। और ये बेस्ट बुक है यार, मतलब इस बुक से आप क्वेश्चंस लगाओ, मगर ये मैं तभी कहूंगा जब आप एनसीईआरटी लगा लोगे। कारण ये है कि इसके जो क्वेश्चंस है ना, तुमको इसके क्वेश्चंस तुमको मतलब एक अच्छे लेवल पर मिलते हैं, जिसमें तुम्हारे ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है तुम्हारी, है ना। और जेडब्ल्यू वालों के लिए, अगर कोई कॉम्पिटेटिव की प्रिपरेशन कर रहा है, खासकर इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, भाई इसको छोड़ मत देना। और बायो वालों के लिए मैं कहूंगा कि हमको, मैं जो क्वेश्चंस बोलूं सिर्फ वही करना, मत करना उससे ज्यादा। कारण ये कि कैलकुलेशन मांगेंगे, तुम कैलकुलेशन से अब दूर होते चले जाओगे जैसे जैसे तुम्हारा साल बढ़ेगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर एच सी वर्मा सर जो है, वो बुक तो जो मैं बोलूं वही करना। जेडब्ल्यू वाले तो पूरी बुक लगाना, चाट लेना, मतलब मैं अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो खा जाना, चाट लेना उस बुक को। नाउ कमिंग टू, हो भाई, इरोडोव, मतलब ये अब क्या होता है, जब नए नए अपन आते हैं ना तो अपने साथ वाले लोग नाम ले रहे होते हैं, ओ तुमने इरोडोव देखी, रेजनिक एंड हेलिडे, अभी वो भी ऐड कर दूं इसमें, है ना। रेजनिक एंड हेलिडे देखी क्या भाई? रेजनिक एंड हेलिडे करोगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, अच्छी बुक है, बट इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, टाइम मिले तो जिंदगी में बिल्कुल करना, अभी भी तुम्हारा टाइम मिले तो जरूर करना। इरोडोव की अगर अपन बात करें, इरोडोव में बहुत ही शानदार प्रॉब्लम्स हैं, मगर कॉम्बिनेशंस हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का। हम करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स, में तुमको क्लास में करा दूंगा, बल्कि नेक्स्ट क्लास में हम इरोडोव की प्रॉब्लम करेंगे, बट सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स करनी है हमें। नाम जान लो, ताकि जब तुम अपने दोस्तों के बीच में बैठो तुम्हें पता होना चाहिए कि रूडोल्फ कोई बुक है ना। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे लास्ट में हम इस पर बात करेंगे, इसके पहले हम नहीं करेंगे। हम एचसी वर्मा तक अपने आप को रोकेंगे। जो शीट्स मिलेंगी तुमको वो शीट्स करो, और जो स्ट्रेटेजी मिले ना उस स्ट्रेटेजी पे काम करो। भाई देखो, अगर किसी ने वो चाणक्य और चंद्रगुप्त वाली कहानी सुनी हो, तो चंद्रगुप्त को राजा या सम्राट बनाने का जो दिमाग था ना, वो चाणक्य के पास था। तो यार तुम्हारे गुरुज जो है ना, उनके पास स्ट्रेटेजी है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो तुमको वो सम्राट बना देंगे। टेंशन मत लो, बस तुमको आंख बंद करके फॉलो करना है जो स्ट्रेटेजीज तुमको दी जाए। मैं गारंटी दे रहा हूँ हो जाएगा सब कुछ। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि भाई अब शुरुआत करो, अब आपने हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ा दी है, हमको पता चल गया है क्या करना है कैसे करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज फिजिक्स? सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर इन स्पेस एंड टाइम एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। बहुत भारी भरकम शब्द हो गए ना, ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, हम क्या पढ़ने वाले। तो देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। बेसिकली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। बिल्कुल सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं, चतुर वाली डेफिनेशन थी, अब रेंचो वाली डेफिनेशन सुन लो। सो इट्स अ स्टडी ऑफ नेचर। इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा तुमसे, ठीक है। चलिए तो अब अपन बात करते हैं कि हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ऐसे फैमिलियर टर्म्स से चले, जब थोड़ी सी पहचान वाली जगहों से चलते हैं गुजरते हैं तो अच्छा लगता है ना, थोड़ा मतलब देखा देखा सा लग रहा है। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 से, काइनेमैटिक्स से। और काइनेमैटिक्स की अगर हम बात करें तो एक्चुअली ये मैकेनिक्स का पार्ट है। तो मैकेनिक्स क्या होता है, मतलब अगर तुम किसी से बात करोगे तो वो बोलेगा हमारा मैकेनिक्स चल रहा है अभी। तो मैकेनिक्स में क्या चल रहा है, तो बेसिकली मैकेनिक्स है क्या? सो मैकेनिक्स इज वन of the main branch of physics which deals with the study and behavior of physical bodies. Just a minute. हेलो, मेरी लाइव क्लास अभी मैं लगा रहा हूँ थोड़ी देर में। So, mechanics is one of the main branch of physics which deals with the study of behavior of physical body when subjected to different type of forces or displacement and the subsequent effect of bodies on the environment. भाई सिंपल सी बात है, कोई चल रहा है तो किस फोर्स की वजह से चल रहा है, कोई चीज गिर रही है उसका मोशन कैसा होगा, इन सारी चीजों से रिलेटेड चीजों की जो हम स्टडी करते हैं वो मैकेनिक्स के अंदर करते हैं, है ना। और ये सब चीजें जब तुम पढ़ो ना, जैसे फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडीज, भाई नॉर्मली अपन
है ना, और भी बहुत सारी चीजें जो रखी हुई हैं। व्हेन सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज एंड और डिस्प्लेसमेंट, वही कहना चाह रहा है कि जब इसको धक्का दोगे मतलब फोर्स लगाओगे तो वो चीजें चलेंगी कि नहीं चलेंगी, एंड सब्सिक्वेंट इफेक्ट मतलब कोई एक्सेलरेट होगी, किसी में वेलोसिटी आ रही होगी, तो ये सारी चीजें जो है इन सब की स्टडी अपन मैकेनिक्स में करते हैं। नाउ मैकेनिक्स के दो अपने पास पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन से हैं अपने पास? स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। मैं बैठा हुआ हूँ इस समय, रुका हुआ हूँ, रेस्ट पर हूँ, तो मुझ पर कोई फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रहा होगा। तो इस टाइप के जो इफेक्ट्स होते हैं, जब ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो वो अपन स्टैटिक्स में चलते हैं। जब डायनामिक्स की बात करते हैं तो डायनामिक्स मतलब जब मोशन में आ गए अपन, ठीक है, जब मोशन में आ गए तो उसमें अपने पास फिर दो केस हैं। दो केस कौन से हैं अपने पास, दो ब्रांचेस कौन सी, आराम से समझना। एक तो रुके हुए हैं, एक में हम मोशन में हैं। मोशन में है तो भाई सपोज करो मैं छत पर खड़ा हुआ था, तो किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया, अब मैं गिर रहा हूँ नीचे। और जब मैं नीचे गिर रहा हूँ तो उसमें मैं सीधा गिर रहा हूँ कि मैं कर्व वाले पाथ से गिर रहा हूँ, कि मुझे कितनी देर लगी, मेरा सर पहले टकराया कि पैर पहले टकराया, मैं किस स्पीड के साथ टकराया, ये सारे जो चीजें हैं वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है। मतलब कि आपका मोशन, जैसे मैंने अगर धोनी ने सिक्स मारा तो वो सिक्स के लिए किस पाथ को फॉलो करने वाली है बॉल, कितनी देर जाएगी, किस हाइट तक जाएगी, ये सब काइनेमेटिक्स का पार्ट है। मतलब मुझे मोशन से मतलब है बॉडी के। बट जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेटिक्स हमसे ये कहता है, जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में बात करेंगे, कि मुझे धक्का किसने दिया था। समझ रहे हो? मतलब मैं कॉज की बात करूंगा, मेरा मोशन के पीछे का कॉज क्या है वो बताओ आप। तो वो जो पार्ट है दैट कम्स इन काइनेटिक्स, ठीक है। सो काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, तो अपन लॉज ऑफ मोशन जो थर्ड यूनिट की तरफ जाएंगे, जहां न्यूटन्स लॉ की बातें करेंगे, फोर्स की बातें करेंगे, कॉज की बातें करेंगे। धक्का दिया कैसे भाई, इसने धक्का दिया था, ढूंढ के लाओ। तो ये जो है काइनेटिक्स का पार्ट है। मैं कैसा जाने वाला हूं, मेरा पाथ कैसा होने वाला है, ये स्विंग होगी कि नहीं बॉल, ये स्पिन होगी कि नहीं, रोनाल्डो की ये वाली बॉल गोल पोस्ट में जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है, ये कौन सा कर्व वाला पाथ लेगी, ये सब जो है ये काइनेटिक्स का पार्ट है। जहां पे मैं मोशन की बातें करूंगा, कॉज के साथ जोड़ूंगा, काइनेटिक्स की बातें करूंगा। नाउ अब अपन आगे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब अपन आगे और क्या पढ़ने वाले आज की क्लास में, तो सबसे पहली चीज जो है, ये अपन लोग जब बात करेंगे काइनेटिक्स में, काइनेमेटिक्स में, सो पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कोऑर्डिनेट सिस्टम, बड़े भारी भारी से वर्ड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट जो सारी चीजें छुपी हुई है ना दोस्तों, वो छुपी हुई है इस एक लाइन के अंदर, अल्बर्ट आइंस्टीन की, दैट इज इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। भाई इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सेक्शन में 11th के, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तुम्हारे पास वो जो बचा हुआ है ना इंपॉर्टेंट वाली, जो अदर वाली चीजें, नॉलेज वाली, वो चीज अपने आप आ जाएगी। चलिए तो बात करते हैं ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या कहना चाह रहा है। भाई आप कोचिंग आए, मतलब लॉकडाउन के बाद आप कोचिंग आए, आप घर से निकले, आप कोचिंग आए, कितनी दूर आए? तो आप कहोगे सर मैं, मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है, मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है। आप क्या बोल रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब सर आप समझ नहीं आ रहा, मतलब आप कहाँ से डिस्टेंस बता रहे हो? आप अपने घर से डिस्टेंस बता रहे थे मुझे। तो आप जब भी किसी चीज को मेजर करते हो, आप तो मुझे घर से बता रहे थे ना, बट मुझे कैसे पता आप घर से बता रहे हो? आपको मुझे बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर ये जो जगह है, ये 5 किलोमीटर है मेरे घर से। तो यानी आप हमेशा एक रेफरेंस बताते हो। आप अपनी क्लास में मूव कर रहे हो, सपोज करो आप जो डोर है, उस डोर से आपने एंट्री ली, वो आपका रेफरेंस पॉइंट था। तो आप अपनी डेस्क तक आने में अगर 5 स्टेप्स चलते हो और एक स्टेप 1 मीटर की है, तो आप 5 मीटर बोलोगे, मैं 5 मीटर चला। बट अगर आपने रेफरेंस पॉइंट अपनी डेस्क ही ली हुई थी, तो आप डेस्क पे ही हो, तो आप 0 पे खड़े हो। तो आपको एक रेफरेंस देना पड़ेगा जब भी आप किसी मोशन की बात करोगे। अभी मैं 2 मिनट के अंदर इन पूरी चीजों को क्लियर कर दूंगा। जब अपन रेफरेंस देते हैं ना, अपन को सिस्टम भी जोड़ना पड़ता है। मतलब कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पर्सन है यहां पर, और ये पर्सन 5 मीटर आगे चला गया, ठीक है, और ये इस पोजीशन पे आ गया, ये ए से उठकर बी पर आ गया। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई कहां से आप मेजर कर रहे हो। तो मान लो कि मैंने जो अपना सिस्टम मान लिया वो यहीं पे मान लिया, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है। तो भाई ये इस डायरेक्शन में जा रहा था ना, तो मुझे एक एक्सिस बताना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर 3 डायमेंशन होगा तो ये जेड एक्सिस है। तो जब भी आप एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हो और आप उसके साथ क्या जोड़ देते हो, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेट ऑफ एक्सिस आप ऐड कर देते हो, तो वो चीजें जो मिलकर बनती हैं, ये दोनों चीजें, मतलब पहला नंबर का पॉइंट और दूसरे नंबर का पॉइंट, ये मिलकर बना देते हैं आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
समझ में आई बात? जब भी आप मोशन की बात करते हो तो आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए, जब उसके साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस भी जोड़ देते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बात सीधे सीधे जो अपना ये जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, इसमें जा नहीं रही है, क्योंकि आप थोड़ी सी बातें ऐसी कर रहे हो जो रिलेटिव टाइप की बातें हैं। तो चलो देखते हैं यार, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये है क्या, है ना? तो देखो तुम्हारे सामने ना 3 डायग्राम्स है, एक जैसे, सब एक जैसे दिख रहे हैं ना। अब अपन इन डायग्राम्स के अंदर ना थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। एक बार क्या हुआ कि आप यहीं पे खड़े हुए हो, आप ये मान लो कि आप ये ग्राउंड पे खड़े हुए हो, ठीक है, और ये बस है और ये कार ये एयरप्लेन है। अब अगर आप देखो तो इस केस में आराम से समझेंगे हम इस बात को, ठीक है? इस केस में आप यहां से देखकर आप रुके हुए हो ना, तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना, मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। आप ये मेरी पोजीशन है, तो ये बस जो है वो आपके लिए इस साइड जा रही है टुवर्ड्स योर राइट, ठीक है? अगर मैं अगर ये इस पोजीशन से देखूं तो टुवर्ड्स योर राइट, इनफैक्ट अगर मैं बस के उस तरफ होता तो अभी फिलहाल मैं बैठा हुआ हूं तो मेरे राइट में जा रही है, ठीक है? तो ये राइट की तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है? 50 मीटर पर सेकेंड से मान लेते हैं। और ये एयरप्लेन जा रहा है एंड इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो अगर ये पर्सन देखे, अगर मैं इसको बोलूं कि ये पर्सन का लेफ्ट साइड है और ये पर्सन का राइट साइड है, तो एक्चुअली में पर्सन के लेफ्ट की तरफ जा रही है बस, और पर्सन के राइट की तरफ जा रहा है एयरप्लेन। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पॉइंट समझना। दूसरा पॉइंट देखो जरा, अब आप मान लो कि आप जो है ये आप बस में आके बैठ गए। अब मैं किसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूं? बस को। और जिसको हम स्टार्टिंग अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, वो हमारे लिए रुका हुआ होता है, वो हमारे लिए रुका हुआ होता है, ठीक है? तो अब आप एक्चुअली बस के अंदर हो, तो आपको ये लगेगा कि ये जो पर्सन खड़ा हुआ है ना, ये पर्सन एक्चुअली में टूवर्ड्स दिस साइड जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। जैसे हम लोगों के साथ होता है जब अपन ट्रेन में बैठे होते हैं और बाहर अपन देख रहे होते हैं, तो मैं तो रेस्ट पे हूं, बट जो बाहर वाला ट्री है वो मूव कर रहा है। वो किस स्पीड से मूव कर रहा है? वो हम समझते हैं कि जिस स्पीड से मेरी ट्रेन आगे जा रही होगी उसी स्पीड से वो पीछे जा रहा है, बट क्योंकि मैं अपने आप को रेफरेंस मान रहा हूं, तो मैं बैठा हुआ हूं ट्रेन में, तो मेरे लिए वो ट्री जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे जा रहा है। वैसे ही वो बस वाला जो पर्सन है, उस बस को अगर रेफरेंस मानते हो तो ये मानकर चलेगा कि ये बंदा 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे जा रहा है। बट अगर अपन इस प्लेन को देखें तो देखो भाई क्या हुआ, ये प्लेन 200 की स्पीड से इधर जा रहा था, अब बस तो तुम्हारी 50 की स्पीड से इधर जा रही है ना, बट अभी तो तुमने रेस्ट पे मान लिया। तो एक्चुअली में होगा ये कि यहां पर बस के कारण भी तो थोड़ी सी डिस्टेंस और ऐड हो जाएगी, तो ये 200 प्लस ये 50, तो एक्चुअली में अब जो मेरा प्लेन है वो 250 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, अगर मैं इस साइड को राइट कह रहा हूं तो टूवर्ड्स राइट जा रहा है, और अगर मैं इसी को राइट कह रहा था तो मेरा जो ये पर्सन है, ये पर्सन भी टुवर्ड्स राइट जा रहा है विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। आराम से समझना, बहुत भारी भरकम काम है, बता रहा हूं मैं, ठीक है? तीसरी चीज जो मेरे पास ऐड होती है, अगर मैं मान लूं कि मैं प्लेन में जाके बैठ गया भाई, मैं प्लेन में जाके बैठ गया। अब प्लेन में जाके अगर तुम बैठ गए हो तो देखो ये जो बंदा है ये अब प्लेन में बैठ गए, मतलब तुम रेस्ट पे आ गए। अब अगर तुम रेस्ट पर आ गए तो एक्चुअली में ये जो पर्सन है प्लेन रेस्ट पर है, ठीक है? प्लेन इधर जा रहा था पहले, ठीक है, बट अब प्लेन रेस्ट पर है। तो प्लेन अगर रेस्ट पर मान लिया क्योंकि तुम प्लेन में जा गए, तो तुम्हारे ये पर्सन जो है ये कितनी स्पीड से इधर जा रहा है? ये 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रहा है। और अगर बस को तुमने देखा तो देखो भाई बस क्या कह रही है, मैं तो इधर जा रही थी 50 से, बट क्योंकि अब तुमने प्लेन को रेस्ट पे मान लिया है ना, तो एक्चुअली में जब तुम अगर देखो तो प्लेन तो यहां पहुंच जाएगा ना। तो जब तुम इस बस को देख रहे हो, तुम अगर अपने आप को देख रहे हो तो तुम तो रेस्ट पे हो, बट जब तुम नीचे देख रहे हो तो बस पीछे की तरफ जा रही है। कितना पीछे जाएगी? तो जितना वो चल रही है वो तो है ही प्लस 200। तो इसका मतलब है बस इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, द पर्सन इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट विथ 250 मीटर पर सेकेंड, और पर्सन 200 से जा रहा है और ये बस जो है वो 250 से जा रही है। अब आप गौर से देखो, मैंने तीनों चीजें ली हैं, इनमें से सबसे सही क्या है? तुमको लग रहा होगा पहला वाला सबसे सही है सर, मतलब मैं जमीन पे ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं और बस से इधर जा रही है, प्लेन इधर जा रहा है। अरे भाई ये तीनों अपनी जगह पर सही है, बस एक ही चीज बदली है, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि कभी मैं जमीन पे खड़ा हुआ था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बातें कर रहा था, एक बार मैं बस के रिस्पेक्ट में बातें कर रहा हूँ, एक बार मैं प्लेन के रिस्पेक्ट में बातें कर रहा हूँ। मेरी बात पूरी तरह से दिमाग का फ्राई कर रही होगी इस समय। यही तो मजा है फिजिक्स का दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो देखते जाओ, चीजें बढ़ती जब चली जाएंगी। बट ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक मैंने छोटा सा तुमको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है?
तो जहां पर अपन होते हैं उसको रेस्ट पर अपन मान लेते हैं। अभी जब इसके एप्लीकेशंस आएंगे तो ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ, जब ट्रेन में अपन बैठे होते हैं पैरेलल में एक और ट्रेन होती है और वो ट्रेन चलने लगती है, तो अपन कितनी बार ये नोट कर, अपन को ऐसा लगता है जैसे मेरी ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई है। नहीं, अपन जाके चेक करते हैं, अरे यार मेरी ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई क्या, बट पता चलता है बाजू वाली ट्रेन चल रही है। तो ये रिलेटिव चीजें हैं और रेफरेंस की बातें कर रहे हैं अपन। जैसे कभी तुम देखना, अगर तुम अगर एक कार में बैठे हुए हो, आगे वाली कार है और तुम्हारे आसपास कुछ भी नहीं है और तुम्हारे और उस कार के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो तुम्हें ये लगेगा मैं पीछे जा रहा हूँ या ये आगे जा रहा है। सो डिपेंड्स की फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत भारी भरकम सी चीजें थी, बट ध्यान रखना पॉइंट ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जब अपन जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है जब हम बात करते हैं फिजिक्स में। नाउ कमिंग टू रेस्ट और मोशन, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चीजें जुड़ती है ना, रेस्ट और मोशन, ये रिलेटिव टर्म है। कैसे टर्म है? रिलेटिव टर्म है। तुम नोट्स की बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, तो रिलेटिव, ये जो है ये रिलेटिव है। अब रिलेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम एक शताब्दी में बैठे हुए हो, शताब्दी चल रही है ना, और तुम अपने फेलो पैसेंजर्स को देखो, वो सब बैठे हुए हैं, तो उन सब फेलो पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं तुमको देखूं तो तुम रेस्ट पर हो कि मोशन में हो? भाई अंदर तो ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ रेस्ट पे है। पर जब बाहर देखते तो समझ में आता है भाई 120 की स्पीड पर चल रही है इस समय ट्रेन। यानी कि हमारा जो रेस्ट है या मोशन है ये रिलेटिव टर्म है। अगर मैं इस समय कहूं तो देखो, ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर उस पर्सन की बात करूं तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में या फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर था, बट बाहर जो चीजें थी उनके रिस्पेक्ट में वो मोशन में था। अगर मैं बात करूं जैसे इस समय मैं बैठा हुआ हूं, मैं रेस्ट पर हूं कि मोशन में हूं, जब तक आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लगा सकते, जब तक आप ये नहीं बता पाओगे कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं, आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? तो भाई इसको बताने का बहुत सिंपल तरीका है। मैंने कहा मैं इस अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं, मैं सन के रिस्पेक्ट में मोशन में हूं, क्योंकि मेरी अर्थ मूव कर रही है तो मैं भी मूव कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप बस में बैठे हुए थे, फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में बस रेस्ट पर है, बस के टायर के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो। ठीक है, मगर अगर बाहर वाले किसी की चीज के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आप मोशन में हो। यस, या फिर वो चीज आपके रिस्पेक्ट में मोशन में है, दोनों हो सकती है। तो इट्स अ रिलेटिव टर्म। तो भाई जनरली अपनी जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वो अपन से ये कहती है, रेस्ट या मोशन की जब बात करते हैं, रेस्ट मतलब जब आप अपने सराउंडिंग, करंट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हो, उसे हम बोलते हैं रेस्ट। और जब आप अपनी करंट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करते हो, देन इट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, फिर से सुन लो अच्छे से, जब आप करंट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, दैट इज रेस्ट। व्हेन यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू करंट सराउंडिंग, देन यू आर इन मोशन। चीजें बहुत सारी बाकी हैं, अभी सुनते चले जाओ। चलिए, अब अपने पास बात होती है मोशन इन 1D 2D एंड 3D। भाई वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है? तो भाई जब आप इस तरह से मूव करते हो कि आपका सिर्फ एक डायमेंशन, कितने एक्सेस होते हैं बताओ जरा जल्दी से, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ और मैं रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, सो टेल मी कितने एक्सेस तुमने सुने? वो प्लीज वो थिएटर वाले 4D की बातें मत करना, 7D भी है वहां तो। मतलब अगर मेरी डेस्क हिलने लग जाए, सामने से पानी वानी पड़ने लग जाए और थोड़ा सा और ऐसा लगने लगे तो वो 7D हो जाता है, वैसा कुछ नहीं। अपने फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक्सेस की अगर अपन बात करें तो अपने पास कितने एक्सेस हैं भाई? अपने पास 3 एक्सेस हैं यार, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कितने? वन डायमेंशनल यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। भाई कोई अभी आइंस्टीन बैठे होंगे तो वो बोल रहे होंगे नहीं नहीं नहीं, फोर्थ, देयर इज फोर्थ डायमेंशन, टाइम इज आल्सो देयर। तो भैया ऐसी बातें अपन अभी 11th में हैं तो अभी नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। अपन करेंगे, अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग हो तो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, करेंगे जरूर करेंगे, बट अभी नहीं कर रहे हैं। तो चलो आगे की बात करें अपन। तो देखो यार, एक तो हो गया अपने पास ये केस। ठीक है, तो सेकंड केस है ना अपने सामने, जो सेकंड केस है अपने पास वो एक सेकंड। हाँ, तो ये अपने पास फर्स्ट केस हो गया जिसमें मोशन इन वन डायमेंशन अपन मूव कर रहे थे। ठीक है, मतलब एक ही एक्सिस अगर बदले तो, अगर दो एक्सिस चेंज हो रहे हैं मेरे, मतलब मैंने एक्स भी ले लिया, वाई भी ले लिया, या वाई और जेड ले लिया, अगर मेरे दो एक्सिस अपना साथ एक साथ चेंज हो रहे हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं क्या ये कौन सा मोशन है, ये कौन सा मोशन है और ये कौन सा, ये तो एक जैसे ही हो गया, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा मोशन है, तो आप कहोगे सर ये सारे के सारे वन डायमेंशन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। अगर मैं ऐसे चलूं तो ये आप कहोगे सर ये टू डायमेंशनल है क्योंकि इसमें आप
हाइट वाइज भी चेंज कर रहे हो आप, इसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर रहे हो। और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ऐसे चलते 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 अचानक से आपकी तरफ ऐसे आ गया और फिर इधर चला गया और फिर इधर आ गया, तो आप कहोगे सर आप 3 डायमेंशन में हो, क्योंकि एक प्लेन में आप किसी चीज को बता नहीं पा रहे हो। मैं वहां बना नहीं सकता 3 डायमेंशन को, नहीं। अगर बनाता तो आप कोशिश करते, बट इतनी अच्छी ज्योमेट्री अपनी है नहीं, इतनी अच्छी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सो 1D 2D एंड 3D ये तुम्हें पता है अच्छे से। चलिए अब अपन एक और बात करते हैं, ये भी तुमने, और आज मैं अपनी बात यहीं पे डिस्कशन में लाऊंगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको आराम से समझना, ठीक है। अगर हम देखें तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के केस में, ठीक है, तुमने ये बहुत सारी बातें करी होंगी और तुम्हें लग रहा होगा, तुम उस साइड बोल भी रहे हो, इनफैक्ट तुम अगर बोलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा इस समय कमेंट में कि डिस्टेंस क्या होता है। तो बेसिकली डिस्टेंस इज पाथ लेंथ, मतलब जितना भी आपने मूव किया दैट इज द लेंथ ऑफ दैट पाथ इज बेसिकली डिस्टेंस। और ये वो तुम्हारा वो वाला डायग्राम जो तुमने 9th स्टैंडर्ड में बनाया होगा, कुछ कुछ ऐसा टीचर ने बनाया होगा, फिर एक पॉइंट दिया होगा, बोला होगा बेटा ये ए है ये बी है। अगर हम लोग देखें तो जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है दैट इज डिस्टेंस, जिसको ये उसको मेजर कर लो आप, दैट इज डिस्टेंस। और अगर आप देखो तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ए और बी के बीच का, वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है दैट इज बेसिकली योर डिस्प्लेसमेंट, यस, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस वही पुरानी वाली बातें चल रही हैं अपनी। पाथ लेंथ, द लेंथ ऑफ द पाथ विच इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स डिस्टेंस। The shortest distance between the initial and final point is known as displacement. So these are the 2 points. Okay, now definition के बाद अब अपने पास आता है दूसरा एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार ये, कि ये इनमें से कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। पहले तो यही सुन लो कि स्केलर वेक्टर क्या होते हैं। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, जैसे वॉल्यूम। भाई बिस्लेरी की 1 लीटर की बोतल है, अमेरिका जाऊंगा तो भी 1 लीटर आएगा, स्पेस में चला जाऊंगा तो भी 1 लीटर आएगा। अभी अगर पी लूंगा तो मेरा वॉल्यूम भी जो है वो अंदर जो उसका वॉल्यूम जाएगा वो 1 लीटर ही जाएगा, वो उसके अंदर स्पेस एयर का भी 1 लीटर ही रहेगा। मतलब कि आप कुछ भी कर दो, डायमेंशन बदल दो, जगह बदल दो, कुछ भी कर दो, डायमेंशन नहीं डायरेक्शन बदल दो, तब भी उसका 1 लीटर ही रहेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट जब अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास हाथ में पेन है, अब मुझे इस पेन को ना लिफ्ट करना है, उठाना है, तो यार क्या करूं मैं, कैसे उठाऊं इसको। तो मैंने कहा उठ जा भाई उठ जा। अब आप हंस रहे होगे उस साइड, मुझे पक्का पता है कि यार मैं बोल रहा हूं कि मैं फोर्स लगा रहा हूं नीचे की तरफ और बोल रहा हूं कि उठ जा, उठ ही नहीं रहा। बट अगर मुझे उठाना है, इसको लिफ्ट करना है, तो मुझे फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, मतलब कि डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो भाई ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे इस समय लैपटॉप पे गिरना है और मुझे कोई ऐसे धक्का दे पीछे की तरफ, तो भाई मैं इधर जाऊंगा या फिर आगे गिरूंगा। हाँ, किसी को पीछे से मुझे पुश करना पड़ेगा तब मैं ऐसे आगे आ जाऊंगा, ऐसी कुछ होगा ना। सो भाई डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे वेक्टर, जिनके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। अभी वेक्टर अलजेब्रा के बारे में अपन बात करेंगे, सर बात करेंगे तुम लोगों से बहुत सारी, तो इसीलिए मैं उस पर अभी रुक जाता हूँ। शारिक सर तुमको क्लास लेंगे जब, तो शारिक सर वेक्टर से ही स्टार्ट करेंगे, उसमें वो तुमको इन्फॉर्मेशन देंगे वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे बात करें तो ये हमारे पास बेसिक हुआ कि डायरेक्शन कैसे आई डिस्प्लेसमेंट के साथ। आपको, मुझे तो बचपन में यार बहुत क्वेश्चन आते थे दिमाग में। मैंने, मुझसे किसी ने कहा कि आप ये बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग क्यों है, इसको वेक्टर कैसे बोल दिया। तो यार एक बात बताओ, ए से मुझे बी की तरफ जाना है, और अगर मुझे ए से बी की तरफ जाना है और मेरी आईज अगर इस तरफ हैं और मैं इस तरफ जाऊं, तो कभी शॉर्टेस्ट से जा पाऊंगा क्या। यार मुझे ना अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा, घूम कर मेरी आंखें जो है ना वो ए से बी की तरफ करनी पड़ेंगी इस तरह से, और जैसे ही मैं बी की तरफ देखूंगा उसके बाद सीधा भागना स्टार्ट करूंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देन यू हैव टू सी टुवर्ड्स दैट पॉइंट, देन ओनली यू कैन रीच देयर। मतलब आपको उस पॉइंट की तरफ देखना पड़ेगा और फिर उस पॉइंट की तरफ भागना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन आ गई ना। अगर मेरे पीछे जाना है मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, और मैं आगे की तरफ देख के ऐसे बोल रहा हूँ इधर जाऊंगा, तो फिर शॉर्टेस्ट से पहुंच जाऊंगा, कभी नहीं पहुंच पाऊंगा यार। मुझे उस तरफ देखना पड़ेगा, देन ओनली आई विल रीच देयर, ठीक है। सो इसीलिए थोड़ा ध्यान से, डायरेक्शन यहाँ पर आ जाती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियसली लेंथ है तो यूनिट मीटर होगी, ठीक है। ये हमारे पास कंपैरिजन है, इसका आराम से तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। और इससे तुम्हारी नॉलेज, ये डिफरेंस तुम्हारे क्वेश्चन पेपर का भी पार्ट हो सकता है। सो इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब डिस्टेंस।
और अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a given direction is very important in this case. Now coming to second point, that is distance can never be negative. भाई तुम कुछ तो चलोगे, अगर तुम रुके हुए हो तो डिस्टेंस जीरो है, बट अगर तुमने चला, कुछ भी चला, जैसे अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी में जो मीटर लगा रहता है ना, स्पीडोमीटर जैसे अपन कहते हैं, वो डिस्टेंस मेजर करता है कि डिस्प्लेसमेंट। भाई मेरी गाड़ी जो है 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो वो क्या बता रहा है, आज तक जितने पाथों पर वो चली है उन सब पाथ की जो लेंथ का सम है वो है उसकी, वो शो कर रहा है, मतलब वो डिस्टेंस दिखा रहा है। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? कभी तुमने देखा किसी के स्पीडोमीटर में -20 लिखा आ रहा हो, मतलब आप -20 किलोमीटर चले हो? नहीं हो सकता ना, क्योंकि कुछ तो चलोगे यार। तो इसीलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बातें बहुत छोटी लग रही होंगी, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आने वाला है, इसीलिए ध्यान से, ठीक है। सो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन बिटवीन टू पॉइंट्स में बी सेम और डिफरेंट। हाँ भाई, अब ये मेरे पास बात हुई, ये मेरे पास स्टेशन एक्स है और ये मेरे पास स्टेशन वाई है। अब एक पर्सन जो है ये वो यहां से एक्स से वाई की तरफ गया, और एक पर्सन यहाँ आ गया, और एक पर्सन जो है वो यहाँ से घूम रहा था, फिर उसका मन करा थोड़ी देर बैठ गया, फिर यहाँ से दूसरी जगह चला गया और यहाँ, और ये तीनों मिले, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। और तीनों यहाँ पर मिलने के बाद ए बोल रहा है मैंने 20 मीटर चले, बी बोल रहा है मैंने 15 मीटर चले, और सी बोल रहा है मैंने 30 मीटर चले। भाई कौन गलत कौन सही? ए से बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तीनों सही हैं, क्योंकि तीनों के पाथ अलग अलग थे। तो भाई दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, पता है। मेरा घर कोचिंग से कितना कितना 1000 किलोमीटर दूर है, और मैं पता है मैं आ जाता हूँ, जल्दी आ जाता हूँ कोचिंग, मुझे कोचिंग पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैं बोलूं कि मेरा कोचिंग से घर 1000 किलोमीटर, तुम हंस रहे हो इस समय कि सर यार तो आपका दिमाग चल चुका है, मतलब खत्म हो गया आप। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। असल में हुआ क्या, मैं यहाँ से गया दिल्ली, दिल्ली से फिर वापस आया, फिर वापस आके कोचिंग गया, तो यार मैं कितना चला तो यार ऐसा है कि कोचिंग से, मेरे घर से कोचिंग तक की डिस्टेंस मेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं कहाँ से होता हुआ आ रहा हूँ, दैट ऑल डिपेंड्स ना। सो पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी चेंज, तो वो अलग अलग हो सकती है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ मल्टी फंक्शन वैल्यू। और डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिक्स है। मतलब अभिनव भाई बोले कि अर्पित तुझे सिर्फ इस डायरेक्शन में देखना था और सीधे सीधे मेरी तरफ आना था, ये तेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे अपन, ठीक है। और अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास जो आता है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस देखो भाई, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स एक्स और वाई के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, ऑलवेज मैग्नीट्यूड ही की बात करेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो डिस्टेंस आप जो भी निकालना है निकालो, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जब भी आप देखोगे तो वो, यार देखो जब सीधे सीधे बिल्कुल स्ट्रेट गया ना बी, तो इस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना और जो डिस्टेंस होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अदरवाइज आप जरा सा भी घूमे तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, डिस्टेंस आपकी हमेशा ज्यादा रहेगी। प्रूफ करके दिखाऊं? मजा आता है बड़ा प्रूफ करने में ना। देखो जैसे मैं इस तरफ गया, ठीक है, मैं गया 1 मीटर और मैं वापस आ गया 0.5 मीटर, तो एक्चुअली में मेरी डिस्टेंस अगर तुम देखोगे तो मेरी डिस्टेंस हो गई 1.5 मीटर। भाई मैं गया 1 मीटर और आया 0.5 मीटर। बट जब डिस्प्लेसमेंट की बात देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो यार मेरा इनिशियल पोजीशन से जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो तो यार फिक्स है ना, 0.5 मीटर ही रहेगा। So that is why always take care that distance and displacement. One more thing, तुमको लग रहा होगा कि नेगेटिव वाला लॉजिक आपने क्यों नहीं समझाया, मुझे पता है मैं बहुत ज्ञानियों के बीच में बैठा हुआ, ठीक है। सो ये मेरे पास ओरिजिन हो गया, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो भाई मैं 1 मीटर हो गया, ठीक है, ये मैं और आगे चला गया तो 1 मीटर और चला गया, तो टोटल मेरे पास जो यहाँ पर आ गया, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूँ तो मैं 2 मीटर डिस्टेंस चल चुका हूँ, ठीक है। अब मैं वापस आ गया यहाँ से, सपोज करिए 1 मीटर, फिर मैं 1 मीटर वापस आ गया। अब मैं आपसे कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, मुझे पता है तुम उस साइड बोल रहे हो, बोल दो जरा जल्दी से, मैं यहाँ पे 5 सेकंड का पॉज भी ले लेता हूँ ताकि तुम आंसर कर पाओ। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? अगर मैं वापस आ गया तो सही बोल रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है, अब उम्मीद में तो दुनिया टिकी है। सो इट विल बी 0, है ना? हाँ ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस तरफ चला गया तो आप बोलोगे सर अब एक बात बताइए, आप जब इधर जा रहे थे अब इधर जा रहे हो, अब मैं इसको डायरेक्शन वाइज कैसे बताऊं?
तो इसीलिए भाई अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा तो अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा तो बताने के लिए इस डायरेक्शन को मैं क्या करूंगा, नेगेटिव बोलूंगा। ठीक है, जैसे तुम लोग मार्क अपन नहीं करते पबजी में, क्या बोलते हैं भाई, मार्क कर दे यार, वो बिल्डिंग मार्क कर दे यार, कहाँ पर एनिमीज दिख रहे हैं तुझे, या कहाँ पर तुझे यार वो गन मिल गई है यार, मार्क कर दे, लोकेशन मार्क कर दे। तो वो क्या करते हैं अपन, मार्क ही तो कर रहे होते हैं ना। तो वैसे ही इस तरफ को अगर पॉजिटिव बोल रहे हो तो इधर क्या मार्क करोगे भाई, तो उसको नेगेटिव मार्क कर दिया। तो अगर तुमने कहा कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है इस समय, आप बोलोगे -1। और अगर मैं तुमसे कहूं कि डिस्टेंस कितनी हुई, तो देखो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, यानी 5 मीटर की डिस्टेंस जो है वो मैंने ट्रेवल करी। तो 5 मीटर मेरी डिस्टेंस हो गई, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -1, क्योंकि वो दूसरी साइड आ रहा था। ठीक है ना। सो इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी जीरो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब अपन इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पिक करता हूं। ठीक है, ये आ गए कुछ क्वेश्चंस। ओह, पहले ही क्वेश्चन ने मुझे बहुत जम के डराया है भाई, और ये डर अत्यंत लाजमी है। ठीक है, और इस डर से बचने के लिए आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जब भी कोई डायरेक्शन आए तो उस डायरेक्शन को मेंशन करना अत्यंत 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 आवश्यक है। ठीक है, सो इसको क्या हो गया, 1 मिनट। जस्ट अ मिनट, जादू हो रहा है। ओके, सो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो जब तक मैं इस पेन को जादू से वापस लेके आता हूँ। ठीक है, अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट इज, मतलब अब आपको इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले ना, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको सारी डायरेक्शंस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, डायरेक्शंस बनानी है, उसका सिंपल सा लॉजिक है, आप एक प्लस का साइन बना लो, ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया, नीचे की तरफ साउथ हो गया, एक साइड ईस्ट हो गया, एक साइड वेस्ट हो गया। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करना है अपन को। ठीक है, A man goes 10 मीटर towards north and then 20 मीटर towards east। यार भाई इस क्वेश्चन को देख के बहुत डर लगता है मुझे। कारण क्या है, जब भी डायरेक्शंस आती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मेरी हालत खराब होने लगती है। मतलब सोशल प्लेटफॉर्म है इसलिए कुछ बोल नहीं सकता, बट हाँ समझ रहे हो तुम, है ना। सो ये मेरे पास हो गया, जब भी कभी कुछ ऐसा आए तो भैया ये बूटी ले लो कि नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, चारों डायरेक्शंस बना लो। ठीक है, और मुझे पता है कि तुम बहुत तेज चल रहे हो इस समय, तुमने आंसर दे दिया होगा, तो भगवान करे ऐसा हो, तुम समझ गए हो। 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ तो ऊपर है, तो ये हो गया 10 मीटर। 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो मतलब ये 20 मीटर मुझे इधर जाना था। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, भाई इनिशियल पॉइंट ये है ए, फाइनल पॉइंट ये है बी। बहुत तेजी से तुमने बहुत चमकदार तरीके से आंसर दे दिया, दैट इज अंडर द रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। सो ये आ गया मेरे पास अंडर रूट 100 प्लस 400 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 500। 500 को अगर मैं देखूं तो ये 10 रूट 5 है। अब रूट 5 की वैल्यू होती है 2.23 समथिंग, सो 22 पॉइंट समथिंग विल बी द राइट आंसर। ये मेरा आंसर है। सो 22.5 है ना, मैंने बहुत जल्दी बता दिया क्या, ऐसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या था, ये तो लड्डू केस था। मतलब अपने दो केसेस हैं, एक होता है उस्ताद केस, एक होता है लड्डू केस, ये है लड्डू केस। ठीक है, चलिए अब उस्ताद केसों से भी मुलाकात तो कर ही लें अपन। मजेदार क्वेश्चन पे आते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू, ये भी लड्डू केस है भाई, हाँ मुझसे पहले आंसर दे देना इसका। ठीक है, सो नाउ आर रेडियस आर इन 40 seconds, what is his displacement, what will be his displacement at the end of 2 minute 20 second। सो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, तो भैया पहले तो टाइम जो है, इसको डर लग रहा है मुझे, 2 मिनट 20 सेकेंड, मिनट भी लेके बैठा है, सेकेंड भी लेके बैठा है, तो यार सब सेकेंड में कर लो। तो 2 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 2 इंटू 60। सो ये आ गया मेरे पास कितना, 140 सेकेंड्स। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है मुझे ये बताओ, तो सर्कल के केस में अगर मुझसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे ना, तो यार इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होगी तब तो मैं निकाल पाऊंगा ना। तो सबसे पहले तो देखो उसकी रेडियस दे रखी है मुझे आर। ठीक है, 40 सेकेंड में एक एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो 1 साइकिल इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, तो 1 सेकेंड में 1/40 साइकिल्स। यस,
अब मेरे पास कितने सेकंड्स हैं, 140 सेकंड्स है, तो 140 सेकंड्स में कितने करेगा, 140 डिवाइडेड बाय 40 साइकिल्स। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ रहा है, 3.5, ऐसे कुछ आ रहा है ना, 3.5 मतलब 3 सर्कल्स तो कंप्लीट कर लिए। जब भाई एक बात बताओ, एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, 2 कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, 3 कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, हाफ और है 3.5, यानी यहां से अगर इसने स्टार्ट किया था ए से तो वो बी पे आ चुका है। अब बता दो तुम जरा जल्दी से डिस्प्लेसमेंट क्या है ना लड्डू केस, यहां से यहां तक, और ये तो डायमीटर है, तो r प्लस r दैट इज इक्वल्स टू 2r, सो हेंस योर डिस्प्लेसमेंट इज 2r। गॉट इट? सो लड्डू केस इज ओवर एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया, तुम्हें पूरा टाइम देखना पड़ेगा, तुम्हें स्पीड देखनी पड़ेगी उसकी। उसने बोला भाई 40 सेकंड्स में एक साइकिल है, तो बता दो कितना टाइम, तो उतने टाइम में कितने साइकिल कंप्लीट करे, दैट्स इट, सो दैट इज 2r। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट। अब अगर अपन लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड। ये वाला केस जो है ना, ये उस्ताद केस है, ये उस्ताद केस है भाई, ये लड्डू नहीं है। यहाँ पे तो मजा आने वाला है तुम्हें, है ना। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात तो ना फिजिक्स में लैंग्वेज पकड़ना पड़ती है यार, ऐसा लग रहा है लैंग्वेज लैंग्वेज टीचर होगा अपन, है ना। हाफ रिवॉल्यूशन, एक व्हील था वो आगे बढ़ गया, ठीक है, और on a horizontal ground the magnitude of the displacement of the wheel, displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो A वाला पॉइंट था ये ग्राउंड के कांटेक्ट में था, जब ये हाफ रिवॉल्यूशन आगे चला गया तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। पता है मैंने तुम्हारा काम बहुत आसान कर दिया है डायग्राम बनाकर, तो इसीलिए जल्दी से इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो मुझे। समझ तो गए होगे ना तुम लोग क्या होने वाला है, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है। अब अगर तुम देखो गौर से तो इसको निकालने के लिए, अब हाफ रिवॉल्यूशन आगे गया ना, तो यार आगे जब वो जाएगा हाफ रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना चलता है आगे, 2πr, सरकमफेरेंस के इक्वल, लेंथ उतनी बढ़ेगा ना आगे। नावेद सर सुन रहे होंगे तो कहेंगे कि ठीक है, मतलब फिजिक्स वाले टीचर को भी थोड़ी सी आती है मैथ्स। तो पाई आर अगर आगे जा रहा होगा, और ये बताओ ये हाइट कितनी होगी अपने पास, तो ये हाइट होगी अपने पास डायमीटर के इक्वल टू आर। अब मुझे तो ये ए डैश कह देता हूँ इसको, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, तो क्या आ गया आंसर, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर का r कॉमन आ जाएगा, बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4। तो आंसर है मेरे पास r बाहर, अगर r 1 मीटर है तो भाई अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, दैट्स इट, ये आ गया मेरे पास आंसर। मजेदार है ना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये मजेदार क्वेश्चन। एक केस और लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, मजा आएगा करके, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लग रहा होगा कि यार कि तो बहुत आसान सी बात है। ये आया एक और क्वेश्चन, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अगेन वही डरावना वाला क्वेश्चन है, ये डर लगना चाहिए, डरना जरूरी है, मैं तो लिख लेता हूं यहाँ पे, डरना जरूरी है, यस, वाई इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जब डर लगता है तो अपन बहुत संभल कर कदम रखते हैं, इस क्वेश्चन में रखना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये हो गया मेरे पास ईस्ट, ये हो गया मेरे पास वेस्ट, ये हो गया मेरे पास नॉर्थ, ये हो गया मेरे पास साउथ। क्या कहना चाह रहा है, अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट 30 मीटर नॉर्थ, तो ये लो भाई 30 मीटर में चला गया नॉर्थ में, ठीक है। देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये 20 मीटर में ईस्ट में भी आ गया, थोड़ा बड़ा ले लेता ताकि समझ में आए, 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं उसके बाद साउथ वेस्ट चल रहा हूं 30 मीटर, ठीक है, ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट था, रेफरेंस 0। नाउ साउथ वेस्ट चल रहा हूं मैं 30√2, ऐसे ही कुछ बोल रहा हूं ना, साउथ वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन होगी, ये देखो जरा गौर से, ये होगी साउथ वेस्ट, ये 45 डिग्री मान लें, ठीक है। सो अगर हम यहां पर देखें तो देखना मैं बना रहा हूं इसको, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चला 30√2, तो यार अगर तुम देखो ये एंगल 45 डिग्री है, साउथ वेस्ट मतलब ये हो गई डायरेक्शन पिंक से बनाई है जो मैंने, अगर ये 45 डिग्री है तो अपने पास जो tan थीटा होता है वो क्या बोलता है, अगर ये 45 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं ना, क्योंकि tan 45 क्या होता है 1, तो p बाय बी, तो p इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर ये 20 है तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी कितनी होगी, पिंक से जो मैंने हाईलाइट करी ये 20 मीटर होगी, तभी तो यहाँ पे कट कर रहा होगा ना, क्योंकि ये बेस है, ये 20 ये बेस हो गया,
और ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, ये कितनी लेंथ आएगी, ये 20, ये 20, तो ये कितनी हुई 20√2। भाई पाइथागोरस लगा दी। कौन से ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दिया। आया समझ में। जैसे ही ये आया, अब आगे की बात देखो बहुत मजेदार है। अब ये कितना बचा, तो टोटल 30 था, तो बचा कितना, ये 10 बचा। और ये जब आगे बढ़ रहा है, अब पूरी जो डिस्टेंस थी यहाँ ए से लेके ए डैश तक की, ए डैश कितनी डिस्टेंस है टोटल 30√2, उसमें से कितना चला गया 20√2 तो चला गया, बचा कितना, ये बचा 10√2। बचा कि नहीं बचा भाई। अगर ये 10√2 बचा तो देखो, अब मैं इस ट्राइंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से। देखो जरा, अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है तुम्हारे पास, और इस ट्राइंगल को अगर तुम गौर से देखो तो भाई ये तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया 10√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस स्क्वायर जो तुम्हें ओ ए डैश चाहिए, ओ ए डैश का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 10 स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो 100 इंटू 2 ये कितना हो गया तुम्हारे पास 200 माइनस 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर था ओ ए डैश का स्क्वायर, और अगर तुम ओ ए डैश के स्क्वायर को देखो तो ये आ गया 100 विच इज बेसिकली इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ ए डैश आ जाएगा 10 मीटर। यानी कि ये जो आपने मेजर किया है भाई साहब, ये जो डिस्टेंस है ओ ए डैश ये 10 मीटर है, तो आपका आंसर होगा 10 मीटर अलोंग वेस्ट। आंसर इज 10 मीटर अलोंग वेस्ट, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन तो वेस्ट थी। सो मजेदार है ना क्वेश्चन। ऊपर गए, फिर 20 मीटर इधर गए, फिर साउथ वेस्ट गए। अगर ये 45 डिग्री का लॉजिक और 20√2 का लॉजिक नहीं आया ना समझ में तो मुश्किल होगी। और अगर फिर भी दिक्कत आ रही हो ना तो एक काम करना, वीडियो को बाद में दोबारा से जरूर देख लेना, ठीक है, उससे तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ, थोड़ा और मजा आना चाहिए, जब मजा आ ही रहा है तो। ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। मतलब ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में तुम कर रहे हो ऐसे वर्टिकल में, और तुम्हें देखना है इसको हॉरिजॉन्टल में, नहीं देख पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो पता है क्या होगा, अगर तुमने इसी तरह बना लिया ना जैसा अपन बना रहे थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनफैक्ट तुम में से कई लोगों ने कोशिश कर भी ली इतनी देर में, है ना। 6 मीटर तुम गए नॉर्थ, फिर 8 मीटर तुम गए ईस्ट, फिर तुमसे बोला वर्टिकली अपवर्ड्स, तो भाई वर्टिकली अपवर्ड्स ये हो गया तुम्हारे लिए 10 मीटर, और फिर तुम ये बोलोगे ये डिस्प्लेसमेंट है। भैया गड़बड़ मत करो, वर्टिकली अपवर्ड्स ये ऐसा मत सोच लेना ये तुम्हारे लिए इस समय ये नॉर्थ है, तुम जो ऊपर की तरफ बना रहे हो ना वो नॉर्थ है, तो तुमने इसको वर्टिकली अपवर्ड्स नहीं भेजा, तुमने उसको नॉर्थ में भेज दिया। तो इसीलिए अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें करना कैसे है। आराम से समझो इस क्वेश्चन को। इनफैक्ट अपने आप को इमेजिन कर लो तुम रूम के सेंटर में खड़े हो, और उसके बाद एक डायरेक्शन जो है वो तुम्हारे पास हो गई नॉर्थ, उसके बाद परपेंडिकुलर हो गई तुम्हारे पास ईस्ट, और फिर तुम वर्टिकली गए। तो एक्चुअली में तुम देखोगे तो तुम्हें जो रूम है ना उसका डायगोनल निकालना है, तुम्हें उस रूम का डायगोनल निकालना है। मैं देखो हमेशा कहता हूँ ना, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे, तो दोस्तों अपन बदलते हैं वो नजरें। देखो कैसे, इसको अपन थोड़ा सा टिल्टेड बना लेते हैं। ये मेरे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब देखना गौर से, मैं सबसे पहले कहाँ जा रहा हूँ, तो 6 मीटर मैं गया नॉर्थ, ओके, देन व्हाट, देन 8 मीटर ईस्ट, तो ये हो गया मेरे पास 8 मीटर ईस्ट, ठीक है। थोड़ा इधर बना देता हूं ताकि सारा डायग्राम अपन इस पेज पे बना पाए, ठीक है। चल, तो ये हो गया मेरे पास, सबसे पहले मैं गया 6 मीटर नॉर्थ, देन 8 मीटर मैं गया ईस्ट, है ना। उसके बाद वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब सीधा ऊपर, ये सीधा ऊपर गया 10 मीटर, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो आपका होगा वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा आपका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट यार। अब इस एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट को निकालें कैसे, तो देखो यार सबसे पहली चीज जो तुम्हें पता होना चाहिए ना वो ये पता होना चाहिए, ये बेस, क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा। यस, अगर अब तुम्हें ये बेस पता करना है तो देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो से उस पूरे के पूरे ट्राइंगल को, गौर से देखो ये ट्राइंगल। ये बताओ अगर तुम्हें एक साइड पता है इसकी 8 है, एक साइड तुम्हें पता है कि इसकी 6 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10। कैसे आया, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आ गया। और ये बताओ कि अगर ये सेक्शन यहां से लेके यहां तक का 10 है और ये जो हाइट है तुम्हारे पास ये भी 10 है, तो ये कितना आएगा, तो डायगोनल आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10√2 मीटर। आया कि नहीं आया, तो 10√2 मीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले गए तुम नॉर्थ, फिर तुम गए ईस्ट, फिर तुम गए वर्टिकली अपवर्ड्स,
ये जो वर्टिकली अपवर्ड्स वाला लॉजिक है ना, उसको पिक्चराइज करके देखो। रूम का डायगनल है ये तुम्हारे लिए एक्चुअली में जो आंसर है डिस्प्लेसमेंट का। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास अपन स्पीड वेलोसिटी पर बढ़ाएंगे। आज तुमने कुछ केसेस ऐसे देखे होंगे जिनमें तुम्हें मजा आ गया होगा देख के। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कहानी थी, हम लोग बढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस बचा खुचा डे। स्टे एट होम, स्टे सेफ।